नमस्कार। स्टडी विद कैलाश बहुगुणा के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत। आज है सैयद वंश, दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश, सबसे कम शासन करने वाला राजवंश। प्रश्न ऐसे भी बना है, सबसे अधिक दिल्ली सल्तनत में तुगलक, सबसे कम तो सैयद। ठीक है, तो इसको मत भूलना। 1400 1451 सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। इसने सुल्तान की उपाधि धारण ना करके अपने को रैयत ए आला की उपाधि, प्रश्न आया है रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण की? तो सैयद वंश के शासक खिज्र खां ने। और सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, ये भी याद रखना है आपने। खिज्र खां तैमूर वंश का सेनापति था। खिज्र खां कौन था? तैमूर लंग, जिसने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। किसका सेनापति था? तैमूर लंग का। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता करता था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 की हो गई। खिज्र खां की मृत्यु कब हुई? तो 20 मई 1421 को। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की। खिज्र खां के पुत्र जिसने शाह की उपाधि धारण की, मुबारक शाह। खिज्र खां के पुत्र मुबारक शाह। याहिया बिन अहमद सरहिंदी, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षक प्राप्त था। मुबारक शाह का संरक्षण किसको प्राप्त है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी को। उसने कौन सी पुस्तक लिखी? तारीख मुबारक शाही। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐसा भी बन सकता है, तारीख मुबारक शाही किसने लिखी? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी, जो मुबारक शाह का संरक्षक था। सैयद वंश के बारे में जानकारी देने वाला पुस्तक ऐसे भी आ सकता है, तारीख मुबारक शाही। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने की? मुबारक शाह ने की। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम सुल्तान था अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्ष रहा। उसके बाद आता है अंतिम राजवंश दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश, 1451 से 1526। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कौन सी उपाधि? शाह गाजी बहलोल लोधी। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? बहुत बार प्रश्न आया है कि दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसने की? तो बहलोल लोधी ने की। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन किया। किसने बहलोल सिक्के चलाए? तो बहलोल लोधी ने। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। कौन अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था? तो बहलोल लोधी। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के शासन पर बैठा। कौन? 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के शासन में बैठा। बहलोल लोधी का पुत्र निजाम शाह, जिसका नाम था सिकंदर लोधी। 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट। किसने आगरा नगर की स्थापना 1504 में की? तो सिकंदर लोधी, जिसका बचपन का निजाम खां। भूमि के लिए मापन के प्रमाणीकृत पैमाने गज सिकंदरी का प्रचलन किसने करवाया? सिकंदर लोधी ने। गुरुमुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान, बहुत बार प्रश्न आया है। गुरुमुखी कविताएं कौन लिखता था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। किसने? सिकंदर ने। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने करवाया? फरहंगे सिकंदरी ने करवाया। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुसलमान स्त्रियों को पीरों और संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। किस सल्तनत शासक ने मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुसलमान स्त्रियों को पीरों और संतों के मजार में जाने पर रोक लगा दी? सिकंदर लोधी। गले की बीमारी के कारण किसकी मृत्यु हो गई? सिकंदर लोधी की। कब हुई? 21 नवंबर 1517 को। इसी दिन उसका पुत्र इब्राहिम लोधी, इब्राहिम शाह की उपाधि से गद्दी पर बैठा। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से हारा और इस युद्ध में मारा गया। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो युद्ध में मारा गया, इब्राहिम लोधी। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। कब हुआ? 21 अप्रैल 1526। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने दिया? पंजाब के शासक दौलत खां लोधी ने दिया और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां ने दिया। दो लोधों ने बहुत ही क्या किया? गलत कार्य किया, जो बाबर को भारत पर आक्रमण करने दिया, जिससे कि भारत में मुस्लिम राज की स्थापना हुई। वो कौन कौन से शासक थे? दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी।
मोठ की मस्जिद का निर्माण किसने किया? सिकंदर लोदी के वजीर ने करवाया। मोठ की मस्जिद का निर्माण किसने कराया? सिकंदर लोदी के वजीर ने करवाया। तो दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंश हो गए। अब आता है सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान। बलबन और अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। अमीरों के चरमोत्कर्ष पर लोदी के शासनकाल में अमीरों का महत्वाकांक्ष कब आया? लोदी के में। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता? मंजलिस खलवत। मंजलिस खलवत की बैठक होती थी। बार खास क्या होता था? इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों, अन्य रहस्यों को बुलाता था। बार आजम सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। मंत्री क्या होती थी? वजीर को प्रधानमंत्री, राजस्व विभाग का प्रमुख। मुशर्रिफ मुमालिक महालेखाकार होता था, जो प्रांतों और अन्य विभाग का आय देखता था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। मजमू आधार, उधार दिए गए धन का हिसाब किताब, मतलब एक कोषाध्यक्ष होता था मजमू आधार। खजिन कोषाध्यक्ष होता था। मजमू आधार आय का वित्त मंत्री होता था। सॉरी, मजमू आधार धन का होता था। खजिन कोषाध्यक्ष होता था। आरिज मुमालिक दीवान अर्ज तथा सैन्य विभाग का अधिकारी होता था। आरिज मुमालिक सद्र उ सुदूर धर्म विभाग और दान विभाग का प्रमुख होता था। काजी उन कजात न्याय का प्रमुख होता था। काजी उन कुजात क्या होता था? न्याय का। सुदूर क्या होता था? धर्म विभाग का। ठीक है। बरीद मुमालिक गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था। बरीद मुमालिक क्या होता था? गुप्तचर विभाग का। वकील दर क्या होता था? सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवान खैरात क्या होता था? दान विभाग का अध्यक्ष होता था। दीवान खैरात क्या था? दान विभाग का। दीवान बंदगाह क्या होता था? दास विभाग का। वेरी इंपॉर्टेंट। दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग का। ये 4-5 दीवान खैरात दान, हाँ, दीवान बंदगाह दास विभाग, बहुत बार प्रश्न आए हैं तीनों। दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग का। तो ये जितने विभाग हैं आपको याद होने चाहिए। अब दीवान मुस्तखराज राज वित्त विभाग का होता था। इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की। बहुत बार आया है कि ये विभाग की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन ने। दीवान कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने की। ये प्रश्न आए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना। दीवान अर्ज सैन्य विभाग बलवन ने की। दीवान अर्ज सैन्य विभाग बलवन। दीवान बंदगाह फिरोज शाह तुगलक। दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक। दीवान इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक। ये 3, दीवान बंदगाह फिरोज, दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक, इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक। लेकिन ये जो विभाग हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करके रखें और याद, सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको सब कुछ याद होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा था, जिसे इक्ता कहा जाता था। मतलब जो प्रांत होते थे, आज हम राज्य कहते हैं, उनको उस समय क्या इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का जो शासक होता था, आज मुख्यमंत्री या राज्यपाल होता है, उस समय नायब, वली और मुफ्ती द्वारा संचालित होता था। मतलब प्रांत के शासक को क्या कहते थे? नायब, वली और मुफ्ती कहा जाता था। इक्ताओं को शिकों या जिलों में विभाजित किया जाता था। आज जिलों को हम जिला कहते हैं ना, उसमें शिको कहा जाता था। जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी होता था। तो राज्य को इक्ता या सूबा, जिलों को शिको कहा जाता था। यहाँ के सिकदार होता था। तो राजस्व या कर व्यवस्था देखो, उस्र मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। उस्र क्या था? भूमि कर। इसमें से बहुत बार प्रश्न आया है, इंपॉर्टेंट, लगा लेना। उस्र क्या है? भूमि कर मुसलमानों से। खराज गैर मुसलमानों से, मतलब हिंदुओं से लिया जाने वाला जो भूमि कर था, उसे क्या कहते थे? खराज कहते थे। मुसलमानों से उस्र, हिंदुओं या गैर मुसलमानों से खराज। जकात मुसलमानों का धार्मिक कर था, जो संपत्ति का 40वां हिस्सा होता था। बहुत इंपॉर्टेंट, जकात पर टिप्पणी लिखने हो ऐसा आ जाएगा। हाँ, जकात क्या होता था? मुसलमानों पर धार्मिक कर होता था। जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था, और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। खम्स लूट का खजाना था। खम्स क्या था? तो 1/5 से लिया जाता था। मतलब जो लूट का होता था, 1/5 जिसने लूटा है उसको, और शेष खजाने में चले जाता था। और वैसे अलाउद्दीन और उसने क्या किया? उल्टा काम किया। 4/5 खजाने में बांट दिया, और जिसने लूटा है उसको शेष भाग दे दिया। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में कोई हिस्सा नहीं लिया। किस शासक ने नहीं लिया? इसने, सिकंदर लोदी ने। सिक्कों को परगनों में विभाजित किया जाता था। सिक्के क्या थे? जिले। सिक्कों को परगनों में विभाजित किया जाता था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी होता था। हम जिसको हम जिले कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं तहसील, उनको परगना कहा जाता था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी होता था। और मुशर्रिफ लगान को निश्चित करने का अधिकारी। मुशर्रिफ आ जाएगा तो लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी। ठीक है, अब आता है एक शहर या 100 गांव के शासन की देखभाल अमीर शादा करता था। 100 गांव या एक गांव की सेवा कौन करता था? अमीर शादा। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या था? ग्राम। सुल्तान की स्थायी सेना को क्या कहा जाता था? खास खेल कहा जाता था। स्थायी सेना को क्या कहा जाता था? खास खेल।
मंगोल सेना के वर्गीकरण इस पर। दशमलव प्रणाली को संतरणकारी सैन्य व्यवस्था का आधार, संतरणकारी सैन्य व्यवस्था का आधार किसको माना गया? तो मंगोल की दशमलव प्रणाली। बहुत बार प्रश्न आया है। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलीक तथा आरात कहा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया। किसने शुरू किया? इल्तुतमिश ने। समाप्त किसने किया? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन ने। एकता प्रथा की दोबारा शुरुआत किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब और रूस से मंगाए जाते थे। सल्तनत काल में कानूनी शरीयत कुरान हदीस पर आधारित था। कुरान की शिक्षा किस पर आधारित थी? हदीस, शरीयत और कुरान पर। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे, कुरान, हदीस, इजमा और कयास। सल्तनत सप्ताह में 2 बार न्याय करती थी। उसके अलावा मिश्रित प्रणाली। सल्तनत काल में लगान की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर अलाउद्दीन खिलजी महाशत की शुरुआत की। क्षेत्रफल के आधार पर भूमि का मापन महाशत नामा अधिकारी करता था। इसकी नियुक्ति किसने की? अलाउद्दीन ने। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को क्या कहा जाता? खालसा। प्रश्न आ सकता है खालसा क्या है? तो केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को क्या कहा? खालसा भूमि। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। कौन सा बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था? तो देवल। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ यहाँ पर हैं जैसे 10 अश्वारोही, ये खैर इतना डीप नहीं पूछेगा वो। सरस्वती अच्छी किस्म के चावल होते थे। अहिलवाड़ा व्यापारियों का तीर्थ स्थल था। सदगांव रेशम रजाइयों के लिए था। आगरा नील उत्पादन के लिए था। बनारस सोने चांदी जड़ी और काम के लिए होता था। तो कल हम पढ़ेंगे विजयनगर। मध्यकाल में विजयनगर और बहमनी को पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।